हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, क्वेश्चन है, वट एवर यू वांट टू से। जो आपका फर्स्ट सेक्शन था उसमें 5 क्वेश्चन थे, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो दिस इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 बैच। इसमें आप देखोगे कि जो आपका सेक्शन बी है, आपको एक रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है एनी ऑफ द 3 टॉपिक्स में से, जो कि आपको 3000 वर्ड्स में लिखनी है। राइट, तो आप समझ चुके हो कि आंसर बहुत लंबा होने वाला है, बिकॉज वी हैव 3000 वर्ड्स इन दिस क्वेश्चन। सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 3 वीडियोज। तो आपके 3 पार्ट्स आएंगे इस क्वेश्चन के। सो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने कंप्लीट नहीं किया है। तो 3 पार्ट्स आएंगे। जहाँ तक मेरा आइडिया, अगर 2 पार्ट्स में हो जाएगी तो वेल एंड गुड, वो आपको पता चल जाएगा कि कितने पार्ट्स में होंगी या नहीं होगी। सो यस, सो रिमेंबर दैट कि आपके 2 से 3 पार्ट आएंगे और आपको सारे पार्ट देखने हैं टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ना, हमारे पास 3 ऑप्शन थे, जिसमें से कि आई एम स्पेसिफिकली डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज ऑफ कोर्स हम सब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, द रेलिवेंस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, बिकॉज इग्नू इज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एज अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ द सोशली एक्सक्लूडेड एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल इन इंडिया। सो हमें स्पेसिफिकली बात करनी है सोशली एक्सक्लूडेड और मार्जिनलाइज्ड पीपल के विद इन इंडिया, और उनको कैसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एम्पावर कर रहा है। ना, यहाँ पे अगर आप इन डिटेल जानोगे इस रिपोर्ट के बारे में, तो आपको रिपोर्ट लिखनी है रिव्यू करके लिटरेचर का, या फिर जो आप डेटा कलेक्ट करोगे प्राइमरी रिसोर्सेज से। अब रिव्यू जो आप कर रहे हो लिटरेचर का, वो किसी भी 2 बुक से हो सकता है, या फिर 4 रिसर्च आर्टिकल से होता है, जो रिसेंटली पब्लिश किए गए हैं इस वाले टॉपिक के ऊपर, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। अब हम रिव्यू लिखेंगे उन आर्टिकल्स का जो फोकस करते हैं, जो हमारी स्टडी की लोकेशन है, मेथड है, और मेथड कौन सा फॉलो किया गया है, और क्या फाइंडिंग्स हमें मिली है इन स्टडीज के अंदर, जो हम ये स्टडी करेंगे, जो ये सिलेक्टेड वर्क जो है, जिनके ऊपर हमारी जो रिसर्च है वो बेस्ड है, उसके ऊपर। राइट, हमें उनका लोकेशन बताना है, स्टडी का मेथड बताना है जो फॉलो किया गया है, और क्या हमें फाइंडिंग्स मिली है। अब जो प्राइमरी सोर्स रहेंगे हमारे, वो कोई भी 2 केस स्टडी रहेगी, उनके ऊपर हमें एक रिपोर्ट लिखनी है कंपैरेटिव फ्रेमवर्क के ऊपर। एंड जब हम ये राइट करेंगे रिपोर्ट, हमें क्लियरली अपना ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम्स बतानी है स्टडी की, और इशू को प्रॉब्लमेटाइज करते हुए हमें एग्जिस्टिंग और अवेलेबल लिटरेचर को इलेबरेट करते हुए अपने ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग और कंक्लूजन बतानी है, और एक प्रॉपर रेफरेंस हमें देनी है एंड में, जो मतलब कि जहाँ जहाँ से हमने जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट है वो बनाई है, उन जो पेपर्स का, जो उन वर्क का जो आप रेफर करोगे अपने इस रिपोर्ट के लिए, उनका रेफरेंस एंड में देना है। वो आपको अपनी हर एक रिसर्च वर्क जब आप करते हो तो रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज जो आपका प्लेजरिज्म होता है वो आ जाता है। राइट, मतलब कि कॉपी किया हुआ काम नहीं चलता है कहीं भी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन किया है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है किसी भी इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी की एम्पावरमेंट के लिए। ये फॉस्टर कर रहा है कि सोशली लोग मोबाइल हो सके, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ सके, और सेल्फ डिटर्मिनेशन भी आती है, जिससे इंडिविजुअल्स एक पॉवर्टी की साइकिल को तोड़ के, डिस्क्रिमिनेशन को हटा के, मार्जिनलाइजेशन को परे करके आगे बढ़ सकता है। इंडिया के अंदर मिलियंस ऑफ सोशली एक्सक्लूडेड और मार्जिनलाइज्ड पीपल है, जैसे दलित हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, विमेन है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, जो आज भी सिस्टमैटिक बैरियर्स फेस कर रही हैं, जहाँ पे उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रही है। यही जितने भी सोशो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, जोग्राफिकली रिमोटनेस है, जो कोई भी जो ट्राइब्स हैं जो कहीं भी दूर बसे हुए हैं, कहीं दूर रहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, विमेन को भेजा नहीं जा रहा है पर्टिकुलर स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने के लिए, और जितनी भी ट्रेडिशनल हायरार्कीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी है फॉर्मल लर्निंग की, मतलब कि जाके पढ़ना स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे लोगों के लिए, ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए।
ना वहीं पे एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है हमारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है इन बैरियर्स को तोड़ के आगे निकलने के लिए। जब हम कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे फिजिकल अटेंडेंस, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, स्केड्यूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पे जो हमारा ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इंक्लूसिव है, जहाँ पे जो लर्नर है वो चाहे कहीं किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, वो कहीं भी बसा हुआ है, सबको इसकी एक्सेस मिल जाती है। जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, मल्टीमीडिया टूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं और रिमोट लर्निंग मेथोडोलॉजीज का यूज करते हुए ओडीएल ने एक वेन्यू क्रिएट कर दिया एजुकेशन का, जो कि प्रीवियसली अनअवेलेबल था लार्ज सेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन के लिए। अब जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी आप मान लीजिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन, हमारी मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज यस आई हैव आल्सो स्टडी फ्रॉम इग्नू, तो इसलिए मैं हमारी बोलती हूँ। नाउ जो आपकी है, राइट, आई विल से आपकी बिकॉज आई एम नो लॉन्गर अ स्टूडेंट ऑफ इग्नू। तो आपकी जो इग्नू यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, और उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ओडीएल की जो रीच है उसको एक्सपैंड करने के लिए। अभी जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बेसिक लिटरेसी प्रोग्राम हो या फिर हायर एजुकेशन डिग्रीज हो, जो कि डाइवर्स लर्निंग नीड्स जो है ह्यूमन की, जो हमारी जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स है उसको केटर कर रहा है। फर्दर मोर अगर आप देखोगे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे आ गए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए हैं, मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन है, उसने फर्दर जो ये हमारा ओडीएल सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया है। इसकी इफेक्टिवनेस अब और भी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे आप देखोगे तो एजुकेशन और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो गई है, राइट। अब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको एम्पावर जब किया जा रहा है, जहाँ पे उनको नॉलेज और स्किल्स दी जा रही है, वहाँ पे ओडीएल ने जो उनकी एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं ऐसे लोगों की, उनको बहुत ज़्यादा एनहांस किया है, इकोनॉमिकली उनको स्टेबल किया और एक सोशल स्टेटस सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड किया है। फॉर विमेन ऑल्सो इसने एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, जहाँ पे वो एजुकेशन अपनी ले सकती हैं, कंटिन्यू कर सकती हैं, अपने घर पे रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए। फॉर दलित एसटीज ऑल्सो जो ओडीएल उसने एक ब्रेक किया है हिस्टोरिकल साइकिल को, जहाँ पे उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, जहाँ पे एजुकेशन उनको प्रोवाइड नहीं की जाती थी ड्यू टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब वहीं पे जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी भी जो नीड्स है कि वो अर्बन सेंटर्स में जाके शिफ्ट हो जाए एजुकेशन के लिए, और इस तरीके के जो बर्डन जो लोगों के ऊपर है वो ओडीएल ने रिड्यूस कर दिए हैं, ओडीएल ने वो सारे बर्डन हटा दिए हैं ना। ये जो रिसर्च रिपोर्ट है जो हम आगे करने वाले हैं, यहाँ पे हम रेलिवेंस, चैलेंज और इम्पैक्ट देखेंगे ओडीएल का, जहाँ पे उन्होंने एम्पावर किया है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को इंडिया के अंदर। हम देखेंगे कि कैसे जो ओडीएल है उसने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, एजुकेशन को एक्सेसिबल बना दिया है उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिशनली लेफ्ट आउट फील करते थे मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम से। थ्रू दिस केस स्टडी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने की है, यहाँ पे पॉलिसी रिव्यू किए हैं, रिपोर्ट ये जो हमारी है ये हाईलाइट करेगी कि जो ओडीएल है उसकी वजह से इक्विटी, इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई है इंडिया के अंदर ना। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले हमारी स्टडी के, सॉरी या तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टडी के वो है टू एग्जामाइन द रोल ऑफ ओडीएल इन एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन इंडिया। अब इस स्टडी के द्वारा हम देखेंगे कैसे जो ओडीएल है उसने एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज थी, चाहे वो दलित्स हो, एसटीज हो, विमेन हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ओडीएल ने सेल्फ रिलायंस, स्किल डेवलपमेंट और लोगों की लाइवलीहुड प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव किया है। इस स्टडी के द्वारा हम देखेंगे कि कैसे ओडीएल ने मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स की जो लाइफ है, जब वो सोशल, इकोनॉमिक और जियोग्राफिकल बैरियर से जो घिरी हुई थी उसको ओवरकम करने में हेल्प की है ना। सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा टू एसेस हाउ ओडीएल कॉन्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन। तो एजुकेशन अपने आप में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लोगों को प्रोवाइड कर देता है, और ओडीएल ने मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को हेल्प की है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको बेटर मिल सके विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, और उनकी इनकम लेवल्स भी इम्प्रूव हों। जब हम सोशल पर्सपेक्टिव से देखते तो जो स्टडी है जहाँ पे हम ओडीएल को असेस कर रहे हैं वो कैसे जो कास्ट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिड्यूस करने की बात करती है, और एक
इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट कर रही है। पॉलिटिकली ये जो स्टडी है ये हमें शो कर रही है कि कैसे जो एजुकेशन की एक्सेस है वो ओडीएल के द्वारा एनहेंस हुई है। एक सिविक पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला है, राइट्स की अवेयरनेस मिली है और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन भी हमें देखने को मिली है डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर ना। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इम्प्लीमेंटिंग ओडीएल प्रोग्राम फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। जब हम ओडीएल की बात करते हैं तो हम देखते हैं अपने आप में एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन लेके आया है, जहाँ पे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा बैरियर्स हमें देखने को मिले, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल इलिटरेसी है लोगों को, और अफोर्डेबल इश्यूज भी लोगों के आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स डिजिटली तो आपको एक्सेसिबल रहना चाहिए, रहना होगा ना रिसोर्सेज के साथ। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल हमारे सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, वो भी लोगों के पास नहीं होते, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और ये जो स्टडी है इसके द्वारा हम देखेंगे कि जो जैसे चैलेंजेस हैं ये, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, लर्निंग मटेरियल्स की एक्सेसिबिलिटी हो रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, रेजिस्टेंस और नॉन फॉर्मल नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, बिकॉज काफ़ी सारे लोग प्रेफर नहीं करेंगे इसको, राइट। तो ये सब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो हाईलाइट करती हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी लेवरेजिंग हो या फिर ओडीएल का एक्सपेंशन हो गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट के साथ, और कोलैबोरेशन भी हमें देखने को मिलेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना। थर्ड हमारा आएगा यहाँ पे problematizing the issue. Let me see ये कितना बड़ा है। ओके, वी विल डू वन थिंग, हम इसको आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है एंड आई डोंट वांट टू पुट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर हेड एंड सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो हम थर्ड पॉइंट से नेक्स्ट पार्ट आई विल ब्रिंग मे बी टुडे, और नहीं तो टुमारो तक हम ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट कर देंगे, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आगे के जो पॉइंट्स है वो कंटिन्यू करते हैं। लेट मी नो अभी तक का जो आपको क्वेश्चन का जो पार्ट है वो कैसे लगा, एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लग रही है, शुड आई चेंज या फिर और कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर भी अगर मुझे रिसर्च वर्क लेके आना है तो लेट मी नो, बिकॉज मैं इसके अलावा एक और टॉपिक के ऊपर ला सकूंगी, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट, एज यू ऑल नो ये अपने आप में एक रिसर्च रिपोर्ट है। एंड बाकी की जो आपकी कमेंट्स है, थॉट प्रोसेस है, वो मुझे आप बता सकते हैं। और अगर ऐसा ही अच्छा अच्छा कंटेंट आप चाहते हैं कि लर्न विद भावना आपके साथ लाती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स, कीप ऑन लर्निंग। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन।